हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्धा की लाइफ पर। हम यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में या उनकी फिलॉसफी के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले। हम केवल और केवल गौतम बुद्धा के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी क्या टीचिंग्स थी, उन्होंने कौन से अष्ट सिद्धांत हमको दिए, और उनकी लाइफ के जो 5 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, एंड उसके बाद जो 4 हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उनको हम यहाँ पर देखेंगे विथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको लास्ट में PYQs भी मिलेंगे और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये गौतम बुद्धा का ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को भी पता है। एंशियंट हिस्ट्री का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गौतम बुद्धा एंड भगवान महावीर। तो अपकमिंग वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमें बेसिकली 5 मेजर इवेंट बुद्धा की लाइफ के डिस्कस करने हैं। आपको मैं बोलूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर कीजिए जिससे लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहे। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी सोल्यूशन है, आप आज के क्लास का PDF ले सकते हैं और PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वेबसाइट के जरिए आप PDF ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले। इसके पहले मैंने एंशिएंट इंडिया के, मिडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी सारे वीडियो कवर किए हैं। आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो क्या रीज़न था कि 600 BC तक, मतलब जब आपका वैदिक पीरियड खत्म हुआ, लेटर वैदिक पीरियड आया, उसके बाद क्या रीज़न था कि नए नए सेक्ट हुए, मतलब नए धर्मों का उदय होना शुरू हुआ। ऐसा बोला जाता है, बताया जाता है कि 600 BC में लगभग 62 नए सेक्ट बने थे, और उन 62 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक है जैनिज्म और दूसरा है बुद्धिज्म। तो क्या ऐसी घटना घटित हो गई, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया 600 BC के बाद या 600 BC से कि नए नए सेक्ट बनने लगे? तो उसके कुछ अपने रीजंस हैं। उसके रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि वैदिक पीरियड में आपको वर्ण व्यवस्था समझ में आती है। पूरा जो आपका समाज था, सोसाइटी थी, वो 4 डिवीजन में डिवाइडेड था। लेकिन उस समय तक कहानी काफी अच्छी थी। जो व्यक्ति जो काम करता था ना, उसके काम के आधार पर उसका वर्ण डिसाइड किया जाता था। लेकिन लेटर पीरियड, वैदिक पीरियड में कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई। अब व्यक्ति के काम के अकॉर्डिंगली नहीं, वो जिस परिवार में जन्म होता है उस जन्म के आधार पे उस व्यक्ति का कास्ट या वर्ण डिसाइड किया जाने लगा। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम कंडीशन को देखें तो समाज में 4 सिस्टम थे, मतलब 4 पार्ट्स में सोसाइटी बटी हुई थी। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण्स वो होते थे जो कि प्रीस्ट थे, टीचर होते थे, जिनको वेदों का अध्ययन करना अलाउ था। वो वेदों के बारे में लोगों को टीचिंग्स देते थे और नॉलेज को स्प्रेड करने का काम करते थे। ये जो ब्राह्मण्स थे ना, उनको कुछ स्पेशली प्रिविलेजेस थे, मतलब खास ही उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे के रखी हुई थी। दूसरी कास्ट के लोग उनको समय समय पे गिफ्ट देते थे और भोज पे, मतलब खाने पे बुलाते थे, और इनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी, कोई भी टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था। मतलब ये जिंदगी भर अगर कुछ कमाए भी ना तो दूसरों के घर जा जाके और गिफ्ट रिसीव कर करके अपना जीवन चला सकते थे। ये थे ब्राह्मण उस समय लेटर वैदिक पीरियड में। सेकंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है वो रूलर क्लास कहलाती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ये दोनों क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो क्षत्रिय जो लोग थे उनको भी वेदा पढ़ना अलाउड था, वो वेद को पढ़ सकते थे, स्टडी कर सकते थे, और इनका काम था फाइट करना। जो टेरिटरीज थी उनको फाइट करके वो जीतते थे और उस टेरिटरी पे रूल करते थे। एंड टैक्स कलेक्ट करने का काम जो था वो क्षत्रिय को था। जमीन ये लोग लूट रहे हैं, लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, और उसके बाद टैक्स भी ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रिविलेजेस किसको है? ब्राह्मण को है। तो ये बात क्षत्रियों को पसंद नहीं थी कि यार उनको एक्स्ट्रा क्या प्रिविलेजेस दे के रखना। तो इसके कारण क्षत्रिय जो थे वो थोड़ा सा ब्राह्मण से नाराज थे। नेक्स्ट आता है वैश्य। वैश्य क्लास वो थी जो एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी, मतलब जो व्यापार करते थे, किसानी करते थे, वो सभी लोग वैश्य क्लास में बिलोंग करते थे। सारा काम तो ये कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और टैक्स पेयर है।
टैक्स भी कौन दे रहे हैं? वैश्य। तो टैक्स पेयर कौन थे? वैश्य थे। इनको वैद्य पढ़ना अलाउ था। तो इनका यही कहना था, यार सोसाइटी में सारा काम हम कर रहे हैं, हम फार्मिंग करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं, और टैक्स भी आप हमसे ही इतना ज़्यादा पे करते हो, करवाते हो, हम एक बहुत बड़े टैक्स पेयर है। और लगातार हो क्या रहा था, लगातार जो ब्राह्मण की प्रैक्टिसेस थी, जो आपका बलि प्रथा चलती है, कैटल्स की, जानवरों को मार देना, तो उससे काफ़ी नाराज थे वैश्य लोग। उनका कहना था कि हमारे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर इवॉल्व हो रही है, हमारे पास आयरन मिल चुका है, आयरन के हमारे पास औजार है जिससे हम अच्छे से अच्छे कल्टीवेशन कर सकते हैं। और ये लोग जो है वो बुल कार्ट का यूज भी करते थे, भैंसों का, भेड़ों का, मतलब यहाँ पे गायों का उपयोग किया करते थे खेती में। और यहाँ पे सेक्रीफाइसेस चल रहा था ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण बलि कर देते थे। तो ये बात वैश्यों को पसंद नहीं थी, जिससे वैश्य लोग भी ब्राह्मणों से काफी नाराज थे। अंत में आती है शूद्र क्लास। सबसे ज्यादा किसी पे अत्याचार हुआ है तो वो यही क्लास है। इन लोगों को वेदों को पढ़ना अलाउ नहीं था, जहाँ पे टीचिंग्स मिल रही है वेदों की, वहां पे जाना अलाउ नहीं था, वेदों को सुनना भी इनको अलाउ नहीं था। ये बेसिकली शूद्र जो थे वो तीनों क्लासेस के सर्वेंट थे। तीनों क्लासेस के जो सर्वेंट के रूप में काम करते थे वो शूद्र थे, चाहे वो एग्रीकल्चर में सर्वेंट हो, घरों में सर्वेंट हो, या हायर्ड लेबर हो, कोई भी हो, वो शूद्र क्लास कहलाती थी। तो इस तरीके से 4 क्लासेस में हमारा पूरा सोसाइटी डिवाइडेड था लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और बाकी तीनों कास्ट को उतना ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं था, तो तीनों तो नाराज होंगे ही। और यही एक रीजन था कि नए नए सेक्ट बनने लगे, जिनमें से 2 नए सेक्ट बने, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आज हम बुद्धिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड द 600 BC these are two important religions came up into the with new philosophies। कौन से 2 रिलीजन थे? आंसर हो जाएगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो क्या क्या रीजन थे इनके राइज होने के, तो मैंने बता दिया। एक तो वैदिक रिचुअल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, जो सारे वेद वगैरह थे वो सब संस्कृत में थे, लोगों को समझना भी काफी डिफिकल्ट था। ठीक है। इसके अलावा रिजिड कास्ट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो वैश्य थे वो अपनी सोशल कंडीशन को, पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते थे ट्रेड में, इकोनॉमी में। और ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स के सेक्रीफाइसेस हैं, वो बलि वगैरह चढ़ाते हैं, उसके कारण भी वैश्य जो थे वो काफ़ी नाराज थे, तो जिसके कारण नए नए सेक्ट उभरना शुरू हुए। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में होता है, लुम्बिनी में। कहाँ पर होता है इनका जन्म? लुम्बिनी में होता है, और साक्य क्लेन में होता है। और साक्य क्लेन जो था वो एक रिपब्लिक क्लेन था। मैंने आपको महाजनपद जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था 2 प्रकार के क्लेन या 2 प्रकार के महाजनपद थे, एक जिसमें राजा का रूल था, दूसरे जो रिपब्लिक कहलाते थे। तो साक्य क्लेन एक रिपब्लिक क्लेन था। तो साक्य क्लेन लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में होता है। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। इन्हें साक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और इनके फादर का नाम शुद्धोधन है, और माता का नाम महामाया या फिर माया देवी होता है। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही महामाया की डेथ हो जाती है, और उनकी जो मौसी होती हैं वो पालन पोषण करती है गौतम बुद्ध का, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो होती हैं वो गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने का काम करती हैं। अब गौतम बुद्ध जी का जब जन्म होता है तो आठ जो मॉन्क्स हैं, या ऋषि कह सकते हो, जो कुंडली वगैरह बनाते, भविष्यवाणी करते, उनको बुलाया जाता है। तो उन 8 में से तो 7 मॉन्क ये कहते हैं कि यार ये बालक बड़े होके या तो सन्यासी बनेगा या तो राजपाट संभालेगा। लेकिन एक उनमें से एक ऐसे ऋषि होते हैं, ऐसे मॉन्क होते हैं, वो साफ बोल देते हैं ये बच्चा तो बड़े होके जो है वो घर को त्यागेगा और सन्यासी ही बनेगा। तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती। सुद्धोधन जी सोचते हैं यार ये तो अच्छा नहीं है, तो वो गौतम बुद्ध को कभी भी किले से बाहर जाने नहीं देते। वो मतलब सारी सुख सुविधाएं, सारी चीजें किले के अंदर ही रखते हैं, और बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी भी करा देते हैं। केवल 16 ईयर्स के होते हैं गौतम बुद्ध जब उनकी शादी यशोधरा के साथ होती है, और उनका एक बेटा भी होता है राहुल। ठीक है। अब कभी ये घर से बाहर निकले नहीं है, महल से बाहर निकले नहीं है, तो उनको भी देखना है कि महल के बाहर की दुनिया कैसी है। तो जब वो 29 साल के, मतलब 29 ईयर्स के होते हैं, तब वो अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं अपने फादर से कि मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ, महल के बाहर क्या चीजें हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उनको परमिशन मिल जाती है, और वो अपने रथ में बैठ के जाते हैं, और उनका जो रथ चलाने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम चन्ना होता है। तो चन्ना के साथ वो 29 साल की उम्र में अपने किंगडम को विजिट करने, मतलब महल के बाहर पहली बार जाते हैं। अब जब महल के बाहर पहली बार गए हैं तो वो 4 चीजों को, मतलब 4 इवेंट उनके साथ होते हैं, वो 4 लोगों को देखते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ है, चन्ना के साथ जा रहे हैं चैरियट में, रथ में, और उनके घोड़े का नाम क्या है? कंथक। उनके घोड़े का नाम है कंथक। तो 4 इवेंट देखते हैं। सबसे पहले एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखाई देता है। तो वो चन्ना से पूछते हैं ये बूढ़ा मतलब ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों है? तो चन्ना कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक समय बाद बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियां आ जाती। तो सिद्धार्थ ने पहली बार कोई व्यक्ति देखा था जिसके बाल सफेद हैं, जिसको चेहरे में झुर्रियां हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो उन्होंने बोला वो तो प्रकृति का नियम है, सभी एक ना एक दिन बूढ़े होते हैं। दूसरा व्यक्ति उनको मिलता है, एक बीमार व्यक्ति, एक सिक मैन। तो सिद्धार्थ चन्ना से पूछते हैं ये व्यक्ति इतना कराहर क्यों रहा है, इतना रो क्यों रहा है? तो चन्ना ने कहा ये व्यक्ति बीमार है, बहुत पीड़ा में है, इसलिए ये रो रहा है। तो सिद्धार्थ ने कहा क्या पूरे राज्य में केवल यही व्यक्ति बीमार है? तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत सारे व्यक्ति बीमार है, कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। अगला जो पर्सन इनको दिखाई देता है, अगला जो इंसिडेंट होता है वो होती है डेड बॉडी। एक डेड बॉडी को कुछ लोग ले जा रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ अगेन चन्ना से पूछते हैं ये क्या है? तो उन्होंने बोला इसकी मृत्यु हो गई है। तो चन्ना ने बोला क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स भी मर जाएंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। और अंत में उनको एक सन्यासी दिखते हैं। तो सन्यासी जो व्यक्ति उनको दिखते हैं, उनके चेहरे में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो खुश दिखाई देते हैं। तो सिद्धार्थ इसके बाद अपने घर लौट जाते हैं और लगातार उसी इंसिडेंट के बारे में, सारे इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि यार इस जिंदगी में बहुत दुख है और सबसे ज्यादा खुश अगर कोई व्यक्ति है तो जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो सन्यासी है, वही खुश है। इसलिए सिद्धार्थ जो होते हैं वो 29 ईयर की एज में, 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं। घर को छोड़ देते हैं और इस क्रिया को महाअभिनिष्क्रमण की क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? महाअभिनिष्क्रमण। और वो जाते हैं राजगृह में। ठीक है, राजगृह में जाते हैं और वहां पे एक सन्यासी की तरह अपना जीवन यापन करना शुरू करते हैं। और ये मतलब काफी टीचिंग्स लेते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि अलार काम और उद्रा का रामपुत्रा। ठीक है, इनको अपना टीचर बनाते हैं, टीचिंग्स लेते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं और पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे घूमते रहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन इनको लंबे समय तक कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर एक दिन वो पहुंचते हैं कहाँ पर? फल्गु नदी के किनारे, जिसको हम निरंजना रिवर भी कहते हैं, बोध गया में। बोध गया में एक पीपल के ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठते हैं। निरंजना नदी के किनारे ये पेड़ होता है बोध गया में। और लगभग 49 डेज तक ये मेडिटेट करते हैं। और तब उनको 35 ईयर की एज में ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब निर्वाणा प्राप्त होता है। बुद्धिज्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाणा कहते हैं, जबकि जैनिज्म में जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, वो अपनी बॉडी को त्याग देता है, उस कंडीशन को निर्वाणा कहते हैं। तो निर्वाणा जो है वो बुद्धिज्म जैनिज्म में थोड़ा सा डिफर करता है। तो इनको इनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि ट्री कहते हैं, बोध गया में है। किस नदी के किनारे? निरंजना या फल्गु रिवर के किनारे। कितनी एज में? 35 ईयर्स की एज में, 49 डेज के मेडिटेशन के बाद इनको इनलाइटमेंट होता है। ओके, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो अपनी टीचिंग्स को लोगों तक स्प्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो पहुंचते हैं सारनाथ, और सारनाथ में 5 लोगों को सबसे पहले अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको फर्स्ट सेरेमन कहा जाता है। और ये घटना कहाँ की है? सारनाथ की है। इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से इसे जाना जाता है। और ये घटना कहाँ की है? सारनाथ की है। सारनाथ यूपी में आपको देखने को मिलेगा। फिर 35 ईयर्स में इनको निर्वाणा होता है और लगभग 80 साल की उम्र में, मतलब 483 बीसी में डेथ हो जाती है महात्मा बुद्ध की। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ये घटना कहाँ की है? कुशीनगर टाउन, उत्तर प्रदेश की है। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है 483 बीसी में, जब ये 80 साल के होते हैं। तो लगभग जब इनको निर्वाणा हुआ है, मतलब 35 ईयर्स से 80 ईयर्स, लगभग 45 ईयर्स तक ये क्या करते हैं? अलग अलग जगहों पे टीचिंग्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और इनकी जो टीचिंग होती है वो पाली टेक्स्ट में आपको मिलेंगी। किस भाषा में? पाली टेक्स्ट में महात्मा बुद्ध की आपको टीचिंग्स मिलती है। उनके काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, काफी सारे शिष्य होते हैं। अब काफी सारे शिष्य हैं और जो महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया, स्टूडेंट को सिखाया, वही आगे जाके वो स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी कंपाइलेशन नहीं हुआ, कहीं पे भी लिखा नहीं है। लेकिन जब 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है, तब उनके शिष्यों के द्वारा सोचा जाता है कि यार महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही रहे, आगे भी ऐसे ही रहे, इनमें कोई भी करेक्शन ना किया जाए, कोई भी मिसगाइडेंस ना हो। तो इसलिए इन टीचिंग्स को कंपाइलेशन की जरूरत है। तो उसके बाद तैयार किया जाता है त्रिपिटक।
जिसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध जी के जीवन की 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद रखने हैं। उनका जन्म जो कि लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था, फिर डिपार्चर, घर को छोड़ना, 29 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। फिर इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना, 35 ईयर्स में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फर्स्ट सेरेमन ये भी इन्होंने 35 ईयर्स में ही दिया था सारनाथ में, और लास्ट में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है कुशीनगर में। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है। बर्थ को डिनोट करते हैं लोटस से, कुछ कुछ जगहों पे बुल से और लोटस से, 2 सिंबल से जो है महात्मा बुद्ध के जन्म को इंडिकेट किया जाता है। जब उन्होंने घर को छोड़ा था, जिसको हम महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं, इस घटना को हॉर्स से डिनोट किया जाता है। फिर 35 ईयर्स में जब इनको निर्वाणा हुआ था बोध गया में, इसको डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से। फिर जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है 8 स्पोक व्हील से, मतलब चक्रा से, जिसमें 8 तीलियां हैं। और अंत में महानिर्वाणा या परिनिर्वाणा स्तूप से डिनोट किया जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसके सिंबल्स आपको याद रखने हैं, कौन सी घटना को क्या कहा जाता है और उसके प्लेसेस कौन से हैं। ये टेबल आपको रट लेनी है विथ एज, किस एज में कौन सी घटना घटित हो रही है। डन हुआ इतना? आइए अब आगे बात करते हैं। अब महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, जिनको बाद में कंपाइलेशन किया गया और त्रिपिटक बनाए गए, तो महात्मा बुद्ध जी का कहना था कि हमें मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं आए, हमें हमेशा मध्यम मार्ग को लेना चाहिए। और उन्होंने 4 हमको नोबल ट्रुथ बताए कि संसार में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण इंसान इतना परेशान रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो संसार में दुख है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं तो आपको दुख होता है। आप चाहते हैं कि आपको एक मर्सिडीज मिल जाए और वो मर्सिडीज आपको नहीं मिलती तो आपको दुख होगा। ठीक है, तो संसार में दुख है, लोग दुख से ग्रसित है, और इस दुख का एक कारण है जिसको समुद्र कहा गया है। और हर एक दुख का अपना एक निवारण भी होता है। मतलब कोई दुख है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होगा, जिसको निरोध कहा है। ठीक है, और निरोध करने के लिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते बताए गए हैं। और यही 8 रास्ते आपको वो 8 स्पोक जो व्हील दिखाई दे रही थी ना, मैंने अभी आपको दिखाई थी, वही 8 रास्तों को वो इंडिकेट करती है। तो भगवान बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख को दूर करने के लिए आपको अष्टांग मार्ग को चलना चाहिए। अब वो अष्टांग मार्ग कौन से हैं? तो अष्टांग मार्ग यहाँ पे बताए गए हैं: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration। ये जो है वो गौतम बुद्ध के अष्ट मार्ग कहलाते हैं, जिसमें अगर आप देखें राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, इसको हम प्रज्ञ स्कंदा के नाम से जानते हैं। राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लवलीहुड को हम सील स्कंदा के नाम से जानते हैं। और राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन को हम समाधि स्कंदा के नाम से जानते हैं। ये अष्टांग मार्ग गौतम बुद्ध ने दिए थे, जिनके कारण आप दुख से निवारण पा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन सही होना चाहिए कि आपका दुख क्या है। जब आपको किसी चीज़ का दुख है तो आपको निश्चय करना चाहिए कि आपको भोग विलासिता से दूर होना है, आपको राइट पाथ पे चलना है, आपको राइट स्पीच सही बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, आपके एक्शन सही होना चाहिए, आपका रहने का तरीका सही होना चाहिए, और सारे कामों को करने के लिए आपके जो एफर्ट्स हैं वो सही होने चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें इनके द्वारा कही गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा, महात्मा बुद्ध ने ओरली पाली टेक्स्ट मतलब पाली भाषा में लोगों को अपनी टीचिंग्स दी, और लगभग 45 ईयर्स तक अलग अलग जगहों पे इन्होंने लोगों को एड्रेस किया। ठीक है, लोगों को एड्रेस किया। और उसके बाद इनके जो डिस्पाइल या इनके जो शिष्य थे, वो शिष्य एक संघ में रहा करते थे, और संघ के लोगों ने इसे मेमोराइज किया, और अलग अलग जगहों को जाके वो संघ के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग जाके बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको कहीं पे भी लिखा नहीं गया था। और जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 बीसी में, तब ये जरूरत महसूस होती है क्यों ना टीचिंग्स को लिखा जाए। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हम फर्स्ट काउंसिल बुलाएंगे। पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जहाँ पे त्रिपिटक को लिखा जाता है। हम इन त्रिपिटक के बारे में बात करेंगे। विनय पिटक जो है वो कंसिस्ट करता है रूल ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ द मॉन्क एंड नन्स। तो जैसे कि जो संघ होते थे ना, संघ में
मॉन्क्स रहते थे और नन भी रहती थी, मतलब जो संघ थे, संघ के द्वार सबके लिए ओपन थे, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होता था। मेल और फीमेल सभी लोग संघ में अलाउ थे। तो यहाँ पे जो संघ में लोग रह रहे हैं, मतलब मॉन्क रह रहे हैं, नन रह रहे हैं, तो उनके रूल ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, कौन से दिनचर्या को फॉलो करना है, उनको किस तरीके से रहना है, तो वो सारी बातें आपको विनय पिटका में देखने को मिलती हैं। सुत्त पिटक का कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग आर द धम्म ऑफ बुद्ध। तो जो मेन टीचिंग है, जो टीचिंग स्प्रेड की है गौतम बुद्ध ने, वो मेन टीचिंग जो है वो शुद्ध पटक में आपको देखने को मिलती है। और शुद्ध पटक का ही अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो, हर एक टीचिंग को आप डिटेल में देखना चाहते हो, तो ये जानकारी आपको अधिधम्म पटक में मिलती है। तो इस तरीके से तीन ये जो हमारे सोर्सेस है, मतलब जो त्रिपिटक है वो विनय पिटक, सुत्त पटक और अधिधम्म पिटक से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। कुछ इसके अलावा कुछ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं, दिव्य बदान, दीपवंश, महावंश और मिलंद पन्हा। ये सारे आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं। कुछ संस्कृत भाषा में है और कुछ पाली लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है इन तीनों टेक्स्ट्स के बारे में। इसके अलावा जातक स्टोरीज है, जातक स्टोरी में बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में, बुद्धा की प्रीवियस ईयर की प्रीवियस जो पुनर्जन्म पहले की जो जन्म है उसकी कहानियों के बारे में आपको देखने को मिलता है। वही मिलंद पन्हा, मिलंद पन्हा में जो ग्रीक किंग है मिनांडर और जो नागसेन है मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके बीच के जो क्वेश्चन आंसर है, उनके बीच के जो कन्वर्सेशन है वो आपको मिलंद पन्हा में देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। बुद्धिस्ट काउंसिल का मकसद होता है महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल करना और लोगों तक बुद्धिस्ट टीचिंग को पहुंचाना, ये इसका मकसद होता है। मकसद तो कहीं ना कहीं पूरा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अलग चीजें भी घटित हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल टीचिंग्स को तो कंपाइल किया ही, लेकिन फाइनली यहाँ पे बुद्धिस्ट जो था, बुद्धिस्ट जो धर्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान एंड महायान। आइए उस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तब होती है जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब 483 बीसी में। कहां पर? सतपनी केव राजगृह में पहली मीटिंग होती है। और पहली मीटिंग के जो चेयरमैन होते हैं वो महाकश्यपा होते। कश्यपा, कटप्पा, थोड़ा सा लिंक बना के याद रख लेना। महाकश्यपा जो होते हैं वो पहली मीटिंग के चेयरमैन होते हैं। और पैट्रन किंग होते हैं, मतलब जिसके समय पे ये पहली मीटिंग कंडक्ट की जा रही है उस समय राजा होते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, मैंने पूरा मगध एम्पायर कंप्लीट किया, वहां पे मैंने अजात शत्रु के बारे में बताया है, हर्यक वंश से थे। पहली मीटिंग यहाँ पर हो रही है। पहली मीटिंग में बेसिकली जो शिष्य हैं गौतम बुद्ध के, उनकी टीचिंग को कंपाइल करने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनको हम पिटका कहते हैं, मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को आनंद ने कंपाइल किया है, वही विनय पिटक को उपाली ने कंपाइल किया है। नेक्स्ट, मतलब सेकेंड मीटिंग जो है वो लगभग 100 ईयर्स, 100 साल के बाद सेकेंड मीटिंग होती है, मतलब 383 बीसी में सेकेंड मीटिंग हो रही है। कहाँ? वैशाली में। और वैशाली में ही मीटिंग हो रही है। और उस समय राजा है काल अशोक। राजा कौन बन चुके हैं अब? काल अशोक बन चुके हैं। और चेयरमैन है सवाकामी। सवाकामी जो है वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बेसिकली कुछ और एडिशनल बातें विनय पिटक, मतलब जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स है नन्स के लिए एंड मॉन्क्स के लिए, कैसे आपको संघ में रहना है। तो कुछ लोग चाहते थे कि कुछ और नए रूल्स को एड ऑन किया जाए, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि नहीं नहीं, जो सही है चला आ रहा है वो ठीक है, कोई नए रूल्स को ऐड करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाता है यहाँ पे पूरा जो संघ या जो लोग कंपाइलेशन कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक को हम सतवीरधिन कहते हैं और एक को हम महासंघिका के नाम से जानते हैं। फिर आती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 250 बीसी में होती है पाटलिपुत्र में। उस समय राजा होता है अशोक। अशोक को बहुत अधिक क्रेडिट दिया जाता है बुद्धिज्म को, बुद्ध की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने कई सारे एडिक्ट्स बनवाए, पिलर्स बनवाए, इसके अलावा स्तूप्स को भी बनवाने का काम अशोक ने किया है। अशोक ने अपने जो कैंपेन्स रन किए थे वो पूरे साउथ एशिया में, मंगोलिया, इसके अलावा आपका म्यांमार, श्रीलंका, इन सारे एरिया में इन्होंने अपने मिशनरीज को भी भेजा था टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। अब इस जो चेयरमैन होते हैं थर्ड मीटिंग के वो मोगली पुत्ता तीस्ता होते हैं। मोगली पुत्ता तीस्ता जो है वो तीसरी मीटिंग के चेयरमैन होते हैं। और इसमें ही कंपाइलेशन किया जाता है अधिधम्म पिटका का। तो अधिधम्म पिटका का कंपाइलेशन थर्ड मीटिंग में होता है। फोर्थ मीटिंग होती है 72 AD में कश्मीर में। कहां पर? कश्मीर में। और उस समय राजा होता है कनिष्क। तो कनिष्क ने भी गांधार शैली वगैरह में कई सारे स्टैच्यूज महात्मा बुद्ध के बनवाए हैं।
अब यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वसुमित्र और इस मीटिंग को अटेंड करते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो है जब तक कालिदास नहीं थे, कालिदास जी के पहले सबसे बड़े संस्कृत के स्कॉलर, राइटर अश्वघोष को ही माना जाता था और ये कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। तो वसुमित्र और अश्वघोष जो है वो चेयरमैन होते हैं आपकी चौथी मीटिंग के। और फोर्थ नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है उसमें कंपाइलेशन किया जाता है महावंश या महाभिभाषा शास्त्र को कंपाइलेशन किया जाता है और बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, हिनायान एंड महायान। तो ये चारों काउंसिल आपको याद रखनी है। आइए हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म के दो मेजर स्कूल हमको देखने को मिलते हैं, एक महायान है और एक हिनायान है। महायान और हीनयान के अलावा अदर स्कूल भी आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम तैत्रावदा, वज्रयान और जैन के नाम से जानते हैं। ये महायान और हीनयान में क्या डिफरेंसेस है? तो महायान को समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझिए, देखिएगा। अब हीनयान के लोगों का कहना था महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही है। हमें इनलाइटमेंट मतलब निर्वाण, हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए निर्वाणा, हमारा गोल होना चाहिए निर्वाणा, इनलाइटमेंट, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, यही हमारा गोल है। ये कहना था किसका? हीनयान का। कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। महायान के लोगों का कहना था नहीं, थोड़ा सा हमें चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पर मेन गोल निर्वाणा नहीं होना चाहिए, मेन गोल ये होना चाहिए कि निर्वाणा के पहले की जो अर्ली स्टेज है, जब आपको जस्ट ज्ञान की प्राप्ति होने वाली, उसके पहले ही आप टीचिंग को स्प्रेड करो और दूसरे लोगों की मदद करो निर्वाणा अचीव करने में। मतलब आपका काम दूसरे लोगों की मदद करना है, दूसरे लोगों को अच्छी ज्ञान की बातें और टीचिंग देना है जिससे दूसरे लोग निर्वाणा ले सकें। यहाँ पे आपका गोल टीचिंग देना है और पहले वाले केस में आपका गोल निर्वाणा है। ऐसा महायान और हीनयान में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो महायान जो है उनका गोल अलग है, उनका मतलब है टीचिंग स्प्रेड करना, इसलिए संस्कृत में महायान का मतलब आता है ग्रेट व्हीकल। ठीक है, ग्रेट व्हीकल इसको कहा जाता है। इसका ओरिजिन नदर्न इंडिया, कश्मीर के रीजन से हुआ, फिर उसका सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया तक ये पूरा स्प्रेड हुआ। इनका मानना था कि महात्मा बुद्ध का जन्म वापस से होगा, ये रीबर्थ पे बिलीव करते थे और ये महात्मा बुद्ध की स्टैच्यू बना के मतलब आइडल फॉर्म में इनकी पूजा करते थे। इन्होंने अपने जो टेक्स्ट दिए, मतलब इन्होंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं, टीचिंग्स दी हैं, वो संस्कृत भाषा में है। इनके जो लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे महायान के, वो संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। और जो जैन जो है वो सब स्कूल है महायान का, जो कि आपको चाइना, कोरिया, ये सारे एरिया में देखने को मिलता है। जबकि हीनयान जो थे, इसका मतलब है लेसर व्हीकल, ठीक है, या डिफेक्टिव व्हीकल भी इन्हें कहा जाता है। इनका कहना था कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा की हमें फॉलो करनी है, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा पे ही काम करते थे जिसका मकसद होना चाहिए निर्वाण की प्राप्ति। और ये लोग बुद्ध के रीबर्थ पे मतलब बिलीव नहीं करते थे कि नया बर्थ नहीं होगा, इसी जन्म में आपको जो करना है इसी जन्म में करना है। और आइडियल वर्शिप पे बिलोंग नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि मूर्तियां बना ली और मूर्तियां बना के पूजा कर रहे हैं, नहीं। बुद्ध को वो एक इंटेलेक्चुअल मानते थे, ना कि एक गॉड मानते थे। ठीक है, बुद्ध को हीनयान के लोगों ने एक इंटेलेक्चुअल माना है, ना कि गॉड। जबकि महायान में बुद्ध को एक गॉड की तरह कंसिडर किया और उनकी आइडल वर्शिप करना को भी शुरू कर दिया है। इनके जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में ही थे, क्योंकि ये लोग तो चेंज नहीं होना चाहते थे और महायान जो चेंज होना चाहता था, उन्होंने अपने टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में कर लिए। नेक्स्ट आता है वज्रयान। वज्रयान मतलब द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये तांत्रिक बुद्धिज्म है, ये बुद्धिज्म की वो ब्रांच है जो जादू टोना तांत्रिक करते हैं। और 900 सीई के पास इसका फॉर्मेशन हुआ है, मतलब उजागर हुई है, मैजिकल पावर रखते हैं ये लोग। और ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से? तिब्बत से। और ये लोग एक फीमेल डाइटी की पूजा करते हैं जिनका नाम है तारास। ठीक है, नेक्स्ट है तैत्रावदा। तैत्रावदा बुद्धिज्म की बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ब्रांच है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। और ये लोग हिनायान सेक्ट के ही एक सब डिवीजन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये अरिहंत मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, निर्वाणा लेना चाहते हैं। इसके अलावा ये बुद्धिज्म की ब्रांच आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगी, इसके अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड में भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जैन, स्कूल ऑफ महायान बुद्धिस्ट। ये सब क्लास है महायान की और ये आपको बेसिकली चाइना में देखने को मिलेगी। जब चाइना में थैंग डायनेस्टी थी उस समय जैन जो ब्रांच है बुद्धिस्ट की वो डेवलप हुई और इसका स्प्रेड जापान तक हुआ 7th सेंचुरी में। और ये मेडिटेशन को सबसे यूजफुल टूल मानते हैं इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो ये अलग अलग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेंगे। अंत में बात करते हैं कुछ फेमस बुद्धिस्ट राइटर के बारे में। सबसे पहले है अश्वघोष, इन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र
और एक कंटेम्पररी थे कनिष्क के, ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन, इन्होंने महायान बुद्धिज्म को स्टेबलाइज किया। फिर है आशांग एंड द वसुबंधु, तो वसुबंधु का याद रखना है। वसुबंधु ने अभी अभिधर्म कोश लिखा है जिसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। फिर है बुद्ध घोष, इन्होंने ये पाली स्कॉलर थे। फिर है दिनांग, ये भी एक बुद्धिस्ट लॉजिक है, बुद्धिस्ट लॉजिक फिलोसफी से जुड़े हुए हैं। और है धर्म कीर्ति, ये भी एक बुद्धिस्ट लॉजिशियन है। अब क्या रीजन थे डिक्लाइन होने का बुद्धिज्म? तो पहली चीज तो ये जो बुद्धिस्ट संघ थे वो प्रिंसिपल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो हमारे उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो लॉ थे, कोड थे, उनको वायलेंट करना शुरू कर दिया। वायलेशन शुरू हो चुका था बुद्धिस्ट टेक्स्ट का। इसके अलावा आप देखेंगे संघ सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने पाली टेक्स्ट पहले काम कर रहा था, टीचिंग के लिए पाली भाषा का उपयोग कर रहे थे, आगे जाके इन्होंने संस्कृत अडॉप्ट कर ली, ये भी एक रीजन था। इसके अलावा 5th एंड 6th सेंचुरी में टर्किश इन्वेजन हुआ हमारी कंट्री में, जिसमें कई सारी मोनेस्ट्री जो थी बुद्धिस्ट की वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। और जो बुद्धिस्ट कल्चर था वो केवल और केवल अर्बन एरिया तक था। जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां तो अभी भी हिंदू धर्म ही स्प्रेड हो रहा था। और जब क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं, मुस्लिम्स आते हैं उसके बाद, और ये बहुत बुरे तरीके से बुद्धिज्म जो है वो इफेक्ट करता है और ये धर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके अलावा ब्राह्मणिज्म जो था वो भी रिवाइव हुआ था, जिसके कारण भी एक खतरा बन चुका था बुद्धिज्म के लिए। और जो राजा थे जो इनको संरक्षण देते थे, अब इनको भी राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण बुद्धिज्म या रीजन जो मतलब कल्चर जो था, वो सेक्ट जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट हमको मिलती हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले नालंदा महाविहार बिहार में है। फिर आपको सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार में, और अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये कुछ बुद्धिस्ट साइट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज नॉट कंपोज बाय द अश्वघोष? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम लिखा है, ये बात मैंने बताई है आपको। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि अभिधर्म कोशा, जिसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, ये किसने लिखा है? ये तो वसुबंधु ने लिखा है, तो ये सही आंसर नहीं होगा। बाकी आप देखेंगे चरितम, इसके अलावा सौंदर नंदन एंड सारीपुत्र प्रकरण, ये सभी अश्वघोष की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध इज डिस्क्राइब इन डिटेल? तो महात्मा बुद्ध की लाइफ को डिस्क्राइब डिटेल में किसमें किया गया है? तो ये किया गया है महावस्तु में। महावस्तु में डिटेल से, और संस्कृत टेक्स्ट है और हीनयान सेक्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपोज बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन? तो नागसेन ने कंपोज किया था मिलिंदपनो, जिसके बारे में हमने बताया था आपको, पाली लैंग्वेज में है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज्म? अभी हमने डिस्कस किया था अभिधम कोशा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द अष्टांग मार्ग ऑफ बुद्धा इज मेंशन्ड? तो अष्टांग मार्ग जो बुद्धा के थे वो मेंशन है तैत्तिरीय उपनिषद में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कॉल्ड द गीता ऑफ बुद्धिज्म? तो गीता ऑफ बुद्धिज्म जो है वो धम्मपदा को कहा जाता है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC इन विच क्षत्रिय फैमिली? तो आंसर हो जाएगा शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच प्लेस गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन? पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? कटप्पा, याद आया? महाकश्यप, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द थर्ड काउंसिल? तो थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे और अशोक के समय ये काउंसिल हो रही? तो आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्ता तीसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध गॉट इनलाइटमेंट कब? इनको कितने साल की एज में इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 ईयर्स में, 35 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बुद्धा का लिटरल मीनिंग क्या है? बुद्धा का मतलब है अवेकेंड वन एंड द इनलाइटेड वन, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने बोधि ट्री को 2nd सेंचुरी BC एंड 600 AD में कटवा दिया था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग एंड द शशांक, इन दोनों ने बोधि ट्री को कटवाया था। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? फर्स्ट है, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम इन द क्वेस्ट ऑफ द ट्रुथ, सच की तलाश में उन्होंने 29 साल की उम्र में
घर को त्याग दिया। फाइनली एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड इनलाइटमेंट। फाइनली 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना। आई थिंक आपको बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। आने वाले वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में बातें करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।